प्रिय छात्र, गुड इवनिंग। कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.4 जिसको हम ऐच्छिक के नाम से जानते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में कुल 2 प्रश्न था, जिसमें पहले प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं और जिस प्रकार से पहले प्रश्न को हम हल किए थे उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं। देखिए ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि इस पर 3 चर के उच्चतम घात कितना है, 3 है। सबसे बड़ी घात कितना है, 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिघात है। ये देखिए दूसरा है, पहले में दूसरा है और उसकी शून्यक देखिए, शून्यक है, 2 है, 1 है और 1 है। ये त्रिघात है और इसी के साथ यह शून्यकों की संख्या दी गई है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है, जैसे इसके कहने का मतलब यह है कि त्रिघात जो यह बहुपद दिया गया है और ये जो संख्याएं दी गई है, इस बहुपद के ये शून्यक हैं। यदि यह शून्यक हैं तो इसके गुणांक में, माने त्रिघात का जो बहुपद है उसके गुणांक में और इन शून्यकों में क्या करना है, संबंध व्यक्त करना है। जैसे देखिए x पर q का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं रहता है तो उसके आगे 1 रहता है। x स्क्वायर का गुणांक ऋण 4 है, x का गुणांक 5 है और ऋण 2 है। यह अचर पद है, ठीक है ना। जिसका गुणांक पूछा जाए उसको छोड़ करके और उसके साथ जितनी संख्याएं होती है सबको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो है इस प्रश्न को लिख देंगे, ठीक है ना। हल कर रहे हैं, हल। ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न जिस प्रकार से पहला बनाए हैं उसी प्रकार x पर q -4 x स्क्वायर धन 5x और -2, ठीक है ना, में, ठीक है ना, में x के स्थान पर, में देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, x के स्थान पर 2 रखने पर। ख्याल करिएगा, इसमें जो त्रिघात बहुपद है इसमें x के जगह पर एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार पुनः 1 रखेंगे। यदि ये सब शून्यक होंगे तो इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए मैं कर रहा हूँ, x के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख रहा हूँ 2, उसके ऊपर 3 घात, ठीक, ऋण 4 गुणा है इसमें 2 के ऊपर 2 घात प्लस 5 गुणे 2 ऋण 2। समझ गए ना, ये शून्य ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है ना। यदि कोई सवाल दे करके और पूछा जाए कि दिया गया जो ये संख्या है इसके शून्यक है, तो दिए गए त्रिघात में या द्विघात में जब उस मान को रखते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। बताइए 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे ना, जैसे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, क्योंकि 3 घात था तो 8 हो जाएगा ना। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अब देखिए यह 4 है और इस 2 का 2 बार गुणा कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा 4 गुणे, कल्पना करिए इस 2 पर 2 घात लिखा है ना तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 2 गुणे 2, तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस 5 दूना के क्या होगा, 10 और माइनस क्या हो जाएगा, 2। बताइए समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, यह 8 धन में है और यह 10 भी धन में है, तो 10 में 8 जुटेगा तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। और -16 ऋण में है और ये 2 भी ऋण में है तो ऋण 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 हो जाएगा और 16 2 क्या हो जाएगा, 18। अब एक धन में है और एक ऋण में है तो इसको कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ये बताइए x के स्थान पर जब 2 रखे तो ये त्रिघात का
मान कितना हो गया, शून्य हो गया, इसलिए इस त्रिघात का 2 क्या है, शून्यक है। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया, x के स्थान पर 2 रखने पर व्यंजक का मान शून्य हो जा रहा है, इसलिए x बराबर क्या होगा, 2 शून्यक होगा। तो 2 को तो हम चेक कर लिए, अब 1 को चेक करेंगे और पुनः 1 को चेक करेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे पुनः x के स्थान पर 1 रखने पर। ठीक है, तो प्रश्न को लिखते हैं, x पर q -4x² प्लस 5x -2। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, अब इस एक को शून्यक साबित कर रहे हैं, तो रख रहे हैं, एक x के जगह पर रख दिए, उसके ऊपर कितना घात, 3 घात, माइनस 4 गुणे यहाँ पर क्या लिख दें, एक के ऊपर 2 घात, प्लस 5 गुणे क्या लिख दें, 1 लिख दें, x के स्थान पर -2। अब देखिए 1 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो 1 का कितना बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस इस 1 का क बार गुणा करेंगे, 2 बार, 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा, और इस 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, प्लस 5 एकम में 5 और -2। ठीक, अब धन वाले को एक जगह करेंगे तो यह 1 धन में है और 5 धन में है, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 और ऋण 2, ऋण 4 और ऋण 2 ऋण 6 हो जाएगा। अब ये धन में है ऋण में है, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, या आपस में कट करके 0 हो जाएगा। अब बताइए, x के स्थान पर 1 रखे तो इस व्यंजक का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए x बराबर 1 इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, लिखेंगे x के स्थान पर 1 रखने पर व्यंजक का मान शून्य हो जा रहा है, देख लीजिए शून्य हो गया है, इसलिए x बराबर 1 इस व्यंजक का शून्यक होगा। ठीक है ना, तो 1 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है। ठीक है, तो पुनः 1 बार रखेंगे, चलिए करके देखते हैं, इस बार भी शून्य आएगा, पुनः x के स्थान पर 1 रखने पर। देखिए आपको समझने के लिए मैं 3 बार रख रहा हूँ, वरना देखिए यहाँ पर जब 1 बराबर 1 रखने पर 0 आया है तो यहाँ पर भी इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए सवाल को उतार दीजिए, x पर q -4x² प्लस 5x माइनस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, अब लिख देंगे, रखिए x के स्थान पर 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे हम लोग लिख देंगे किस तरह से, तो देखिए हम लिख रहे हैं 1 के ऊपर क घात 3 घात -4 गुणे यहाँ 1 पर, x के जगह पर 1 रख करके 2 घात लिख दो, प्लस 5 गुणे यहाँ पर 1 रखिए और ऋण 2। अब बताइए 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 होगा। इस प्रक्रिया को मैंने ऊपर किया है, देखिए यहाँ पर हम लोग यही चीज़ किए हैं। ठीक है ना, आज 0 आ गया है तो इसका भी 0 आएगा। अब देखिए प्लस 5 में 1 का गुणा होगा 5 होगा, और माइनस क्या हो गया, 2 हो गया, 1 यह धन में और 5 यह धन में, 1 और 5 क्या होगा, 6 होगा, ऋण 4 और ऋण 2 ऋण 6 होगा, ये भी आपस में कट के क्या हो गया, 0 हो गया। पुनः वही बात लिखेंगे कि x के स्थान पर इसी चीज़ को लिखेंगे, x के स्थान पर 1 रखने पर व्यंजक का मान शून्य हो जा रहा है, इसलिए x बराबर 1 इस व्यंजक का क्या होगा, शून्यक होगा। देखिए x के स्थान पर 1 रखने पर इस व्यंजक का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है, हो गया, इसलिए 1 इस व्यंजक का क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है ना, अब तो हम लोग शून्यक साबित कर दिए। देखिए एक बार दिए गए प्रश्न में क्या रखे, तो एक बार दिए गए प्रश्न में 2 रखा, इसका मान कितना हो गया, 0, इसलिए x बराबर 2 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। पुनः x बराबर क्या रखा, 1 रखा, इसका मान भी क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए x बराबर 1 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। और पुनः जो है
x के स्थान पर मैंने 1 रखा और इसका भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए 2, 1 और 1 यह तीनों के तीनों इसके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए शून्यक और गुणांक में संबंध व्यक्त करेंगे। देखिए शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो शून्यक तथा गुणांकों में संबंध व्यक्त करने के लिए एक बार हम लोग सूत्र लगाएंगे, मूलों का योगफल। जैसा कि जानते हैं अल्फा बराबर कितना होगा, 2 होगा। बताइए बीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। और गामा बराबर कितना होगा, 1 होगा। जो शून्यक है उसी में से एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए और एक को गामा मान लीजिए। अब देखिए मूलों का योगफल, बताइए क्या होगा सूत्र, -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। ठीक है, अब ये जो मूलों का योगफल है उसको आप लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, पुनः उतार दीजिए, -x² का गुणांक, x² में ऋण वाला सूत्र के साथ ऋण रहता है योगफल में, और x³ का गुणांक। अब ध्यान से देखिएगा, इस अल्फा के पास क्या रख दीजिए, 2, बीटा के पास 1 और गामा के पास भी 1। तो यह जो है अल्फा धन बीटा के स्थान पर शून्यक रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं सूत्र में लिखा हूँ कि -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक, x² के पास क्या है, -4 है और x³ के पास क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इस ऋण 4 को लिखेंगे और 1 को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऋण पहले से है और ऋण मैं लगा करके ऐसे मैं ऋण 4 लिख दूँ और बटा में x³ का गुणांक कितना है, 1 है। ध्यान से देखिए, 2 1 3 3 1 4, 4 बराबर क्या हो गया, ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन होगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए यह इसके शून्यक में, देखिए ये सब ये जो है ना शून्यक है, ये अल्फा बीटा गामा का जो मान रखे हैं वह शून्यक है, और जो इस सूत्र में इधर रखे हैं ये गुणांक है। दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, यही शून्यक और गुणांक में संबंध है। पुनः लगाएंगे क्या, पुनः लिखेंगे मूलों के गुणनफल का योगफल, मूलों के गुणनफल का योगफल। बताइए इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है x का गुणांक, x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। देखिए यह त्रिघात है इसलिए यह प्रक्रिया 3 बार करना पड़ता है। अगर द्विघात होता तो 2 ही बार करना पड़ता। तो मूलों के गुणनफल का सूत्र होगा, देखिए इसको देखते हैं ना, पहले गुणा करिए, अल्फा गुणे बीटा, चलिए अल्फा बीटा प्लस, अब बीटा गुणे गामा तो बीटा गामा प्लस, अब गामा गुणे अल्फा तो अल्फा और गामा हो जाएगा बराबर। इसको उतारिए एक बार और x का गुणांक। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसी प्रकार से इस प्रश्न का जो पहला सवाल है उसे भी बनाया गया है। ठीक है, गुणांक। अब चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा के जगह पर क्या रख दें, आप देख भी रहे हैं अल्फा बराबर 2 है और बीटा के स्थान पर 1 है और गामा के स्थान पर 1 है। जो शून्यक है उसी को रखेंगे, तो रख रहे हैं। देखिए 2 गुणे 1 प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, गामा का मान भी है 1 है, और अल्फा का मान कितना है, 2 है, और गामा का मान 1 है बराबर। अब देखिए x का गुणांक, चलिए प्रश्न में देखते हैं x का गुणांक। देखिए जो x के पास है 5 है, x³ का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो रखते हैं यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/1। चलिए 2 एकम में 2 प्लस 1 में 1 का गुणा होगा 1 होगा, प्लस 2 में 1 का गुणा होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, बराबर 5 में 1 का भाग देंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो 2 1 3 3 2 5, 5 बराबर क्या आ गया 5। तो यही उसके ये शून्यक हो गए सब, 2 और 1 क्या हो गए शून्यक हो गए, और 5 और 1 क्या हो गया गुणांक हो गया। तो यह शून्यक और गुणांक में क्या है संबंध है। अब जो है मूलों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। देखिए मूलों के गुणनफल अचर पद बटा में x³ का गुणांक, और मूलों के गुणनफल को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर। अब इस बात को क्या करिए उतार, अचर पद बटा में x³ का गुणांक। देखिए अल्फा के क्या रख दें 2, जानते हैं 2 रखेंगे, 2 दिया है, और बीटा के पास 1 और गामा के पास भी 1 बराबर। लेकिन देखिए यहाँ ऋण लगा के लिखते हैं सूत्र को, ठीक। देखिए पहले ऋण से प्रारंभ करते हैं, तो x² का गुणांक पहले लिखते हैं, x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। उसके बाद जब गुणनफल के योगफल के पास आते हैं तो x का गुणांक बटा में x³ के गुणांक, लेकिन यहाँ पर ऋण नहीं रहता है। और उसके बाद मूलों के गुणनफल पर जब आ जाते हैं तो ऋण अचर पद बटा में x³ का गुणांक। देखिए सभी के नीचे जो है x³ का गुणांक लिखे। अब यहाँ पर अचर पद देखिए कितना है, तो अचर पद देख लीजिए यह कितना है, ये लास्ट वाला है, माइनस क्या है 2 है, ठीक है ना। x³ का गुणांक तो 1 है के, तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, और ऋण 2 अचर पद और बटा में यहाँ पर x³ का गुणांक 1। अब देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, तो 2 हो जाएगा बराबर, ये ऋण में ऋण का गुणा होगा धन 2 बटा में 1 बराबर 2। तो इस प्रकार मैंने जो त्रिघात बहुपद दिया था उसका क्या हम लोग पता कर लिए। देखिए ये प्रश्न है, इन 2 को 1 को और 1 को रख करके हमने क्या पता कर लिया कि इस त्रिघात का ये तीनों क्या हैं शून्यक हैं। जब 2 रखे तो 0 हो गया, पुनः 1 भी रखे इसमें तो 0 हो गया, और पुनः एक बार 1 रखे तो वहाँ पर भी मान क्या आ गया शून्य आ गया, ठीक है। तो उसमें 1 को हमने क्या मान दिया अल्फा, और 1 को मैंने क्या माना बीटा, और 1 को मैंने क्या माना गामा। अब देखिए शून्यक और गुणांकों में संबंध के लिए एक बार मूलों के योगफल का सूत्र लगाया, बढ़िया से याद करिएगा, -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। अल्फा धन बीटा धन गामा सूत्र को उतार करके अल्फा के पास 2, बीटा के पास 1 और गामा के पास 1 रख दिया, दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया। पुनः मूलों के गुणनफल के योगफल का सूत्र लगाया, x का गुणांक बटा में x³ का गुणांक। देखिए यह गुणनफल के योगफल है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा धन लगा करके x का गुणांक बटा में x³ का। पुनः मान रखा, जहाँ अल्फा है वहाँ 2 रखा, जहाँ बीटा है वहाँ पर 1 रखा, जहाँ गामा है वहाँ पर भी 1 रखा। इस पक्ष में 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आ गया। यह भी इसके शून्यक और गुणांकों में क्या है संबंध है। पुनः मूलों के गुणनफल का सूत्र लगाया और इसमें माइनस अचर पद बटा में x³ का गुणांक और मान रखा, तो दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर गया। इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या ऐच्छिक का प्रश्न संख्या 1 के दोनों प्रश्न समाप्त हो गए। नमस्कार।